स्वागत है हिमालयन टेल्स हिमालय की कहानियां पर। यह वह मंच है जहां हम सुनाते हैं जीवन, प्रेम और अनुभव की वे कहानियां जो दिल को छू जाती हैं। यहां आप पाएंगे उत्तराखंड की मिट्टी की खुशबू, फौजी अनुशासन की दृढ़ता और गृहस्थ जीवन की मधुरता। हर कहानी एक अनुभव है, हर शब्द एक जीवन की गहराई से निकला संदेश। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं और सुने गौतम सिंह बिष्ट जी की आत्मीय कहानियां, जो सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। जीवन एक अनुशासन और अनुभव की निरंतर यात्रा है। कभी वह कवायदों से भरा मैदान होता है, तो कभी घर का कोमल आंगन। धन्य भाग्य इसी यात्रा का दस्तावेज है, जहां एक सैनिक की दृष्टि से अनुशासन, गृहस्थ जीवन और स्त्री पुरुष के संतुलन को बड़े सहज भाव में पिरोया गया है। लेखक गौतम सिंह बिष्ट जी ने इसमें न केवल सैनिक जीवन की दिनचर्या का यथार्थ चित्र खींचा है, बल्कि गृहस्थ जीवन की सूक्ष्मताओं को भी अद्भुत सादगी और विनम्र हास्य में समेटा है। यह कहानी बताती है कि अनुशासन केवल वर्दी में नहीं, जीवन के हर रिश्ते में आवश्यक है। और यही अनुशासन जब प्रेम, सम्मान और स्वतंत्रता से जुड़ता है, तब जीवन धन्य हो उठता है। मूल कथा। धन्य भाग्य। लेखक गौतम सिंह बिष्ट, बड़खोलू, उत्तराखंड। नवयुवकों को एक बड़े मैदान में पंक्तिबद्ध कर अलग अलग टोलियों में सजाया गया था। प्रत्येक टोली के दाहिनी ओर एक मुखिया सा युवक अपनी टोली को एक सीधी, सरल रेखा में व्यवस्थित कर रहा था। हर टोली 3 पंक्तियों में थी। कुछ देर तक अपनी आदेश झिड़कियों के साथ उसने पंक्तियों को ठीक किया और पुकारा, आगे की लाइन हिलो मत। फिर मध्य की लाइन हिलो मत, और अंत में पीछे की लाइन हिलो मत। यह हमारा पहला दिन था। सिर पर मेस्टिन रखे, घुटे हुए बाल और अजनबी अनुशासन में सजे 32 लड़कों की टोली को जैसे हाँककर यहां पहुंचा दिया गया था। एक ही दिन की कवायद के बाद जैसे गाय चरागाह से लौटकर अपने खूंटे से बंध जाती है, वैसे ही हम भी एक कतार में बंध गए। फिर हम कभी न हिले और अगले 30 साल तक अवकाश को छोड़ रोज सुबह एक जैसी पंक्ति हमें पंक्तिबद्ध करती रही। अनुशासन शब्द हमारे ज़ेहन में गहरा उतर गया। दिन भर के थके मांदे जब हम बिस्तर पर पसर जाते, तभी 3 तेज सीटियों की आवाज से सारी कंपनी बैरेक गूंज उठती। एक लंबी डायरी लेकर एक मुखिया सा व्यक्तित्व सामने खड़ा हो जाता। कुछ उस्ताद टाइप के लोग, जिनकी वेशभूषा हमसे भिन्न होती, अलग पंक्ति में हमारे सामने खड़े हो जाते। फिर हुक्मों की एक लंबी फहरिस्त शुरू होती। कल 14 प्लाटून लॉन्ग रेंज फायरिंग के लिए जाएगी। सुबह 0700 बजे गोली बैरल से निकल जाएगी। बाकी सब कुछ टाइम टेबल के अनुसार चलेगा। उसी क्षण हमारे भीतर से मनमर्जी नाम की चिड़िया उड़ गई। हम जैसे बैटरी से चलते खिलौनों में तब्दील हो गए। फिर 30 वर्षों तक हर शाम कोई न कोई वरिष्ठ आकर अगली सुबह का हुक्म सुना जाता। हम उसे सुनकर अपने को मानसिक रूप से तैयार कर लेते। उस दिन पहली बार जाना कि मनमर्जी से भटका जा सकता है, पर नियम पर चला नहीं जा सकता। फिर कभी भटकाव नामक रोग से सामना नहीं हुआ और हम धन्य भाग्य की ओर एक कदम और बढ़ गए। अब सुबह की सीटी से शाम की सीटी तक मन को सोचने की आवश्यकता नहीं रहती। सब कुछ नियोजित होता। अगली सुबह ड्रिल उस्ताद से सामना हुआ। उसने कहा, दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं। जो डिग्री लेकर आए हो उसे जेब में रखो। बस हमारे आदेशों का पालन शरीर से करो। उस समय नहीं पता था कि ये महर्षि दयानंद के सूक्तिवाक्य उसी उस्ताद के मुख से निकल रहे हैं। जो पढ़ा, सुना, जाना, सब भूल जाओ, तभी कोरे कागज की तरह साफ लिखा जा सकेगा।
फिर हम सब घर, गांव, गली, मित्र, सगे संबंधी सब भूल गए, उनका स्थान ले लिया। सीटी, पीटी, ड्यूटी, हथियार, राइफल, पिट्ठू, गोली, बारूद, लंगर, रेंज, ड्रिल, बैनेट आदि ने, समय ने हमें एक दुनिया से दूसरी दुनिया में धकेल दिया और हम धन्य भाग्य की तरफ एक कदम और बढ़ गए। छुट्टियां आती तो लगता जैसे पट परिवर्तन हो गया हो। रामलीला की बनावटी झांकी से सीधे राजसी दरबार का दृश्य आ जाता। आंवले के खट्टे स्वाद के बाद पानी की मिठास का अनुभव होता। फिर धीरे धीरे समझ आया, रामलीला का अंतिम दृश्य राजतिलक पर पटाक्षेप होता है। राम की तरह हमें भी वनवास से लौटकर लौकिक जीवन में लौटना होता है, और वहां सबसे बड़ा सूत्रधार होता है राजलक्ष्मी, गृहलक्ष्मी, जिसे सांसारिक भाषा में धर्मपत्नी, अर्धांगिनी कहा जाता है। बस यहीं आकर बड़े बड़े राजा, महाराजा, ज्ञानी, पंडित और योद्धा मार खा जाते हैं। आधा हिस्सा होना ही समझ से बाहर हो जाता है। मंडन मिश्र, वाग्भट्ट, शंकराचार्य सभी उसकी महिमा गाकर चले गए। फिर भी पुरुष वर्ग को वह अबूझ पहेली ही रहा। लेकिन एक बार फिर समय की कसौटी पर ईश्वर ने हमें धन्य भाग्य से नवाजा और हम निपट निशंक इस जगह भी अनजाने में धन्य भाग्य हुए। राजा हर्षवर्धन के नारीत्व प्रश्न का उत्तर सहज मिल गया। एक औरत को आखिर क्या चाहिए होता है? गृहस्थी के पंडित खोजते रह गए, पर गृहलक्ष्मी के कोप से कोई नहीं बचा। हम जो सेना के हर आदेश पर चलने वाले राष्ट्रभक्त थे, जब सिविल जीवन में आए तो प्रश्न उठता था, अब हमें कौन निर्देशित करेगा? हम हनुमान जी की तरह चुप रहे। फिर जामवंत जी की तरह गृहस्वामिनी का आदेश कानों में पड़ा और लगा जैसे ठहरी जिंदगी को फिर से ऊर्जा मिल गई। हम चल पड़े तेज चाल से सिविल जीवन पथ पर। सब कुछ पहले जैसा हो गया, बस एक बदलाव के साथ। अब सरकारी आदेश में तो फेरबदल नहीं होते थे, लेकिन घर के आदेशों में हम अपने अनुसार 2-4 फेरबदल कर पारित कर देते। और वो सब जो एक स्त्री अपने जीवन में चाहती है, अपने आत्मनिर्णयों का सम्मान, वह उसे सहज ही मिल गया। उधर उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी हुईं, इधर हमारा काम आधा हो गया। हमने किसी कुशल मुख्यमंत्री की तरह वित्त मंत्रालय अपने पास रखा, बाकी सभी मंत्रालय उन्हें सौंप दिए। वे मंत्रमुग्ध होकर 24 घंटे काम करती हैं। हमारे पास अब कोई विभाग नहीं, काम कम, गृहलक्ष्मी प्रसन्न। अब स्त्री की यह अबूझ चाह कि वह परिवार के बड़े निर्णयों में आत्मनिर्भर बने, पूरा हो गया। शादी के एक मौन अनुबंध में यह वचन भी तो होता है, आप धर्म और परिवार के बड़े निर्णयों में मुझे अवश्य शामिल करेंगे। हमने 7 फेरे के साथ वचन भी गहराई से पढ़े थे। बीच बीच में हवन में घी डालते समय अपनी दुल्हनिया को स्मरण भी कराते थे, इन वचनों को मत भूलना। तब से घर का हर काम स्मूथली चलता है, कोई चूचा चूचा नहीं होती। भाई हम तो इस तरह धन्य भाग्य हुए। आप सब तो ज्ञानी जन हैं। बस इतना समझ लीजिए कि जिस घर में पत्नी को घर की मालकिन बना देते हैं, वे अक्सर सुखी देखे जाते हैं। आप उसे मालकिन भले न बनाएं, लेकिन उसकी जिंदगी के एक हिस्से को पूर्ण स्वतंत्रता अवश्य दें। सीख, धन्य भाग्य केवल एक सैनिक की आत्मकथा नहीं, बल्कि जीवन का संतुलन साधने की कला है। लेखक ने इस कथा के माध्यम से यह सिखाया है कि अनुशासन और सम्मान जब साथ चलते हैं, तभी मनुष्य धन्य होता है। सेना का जीवन हमें कठोर बनाता है, पर गृहस्थ जीवन उसे कोमल बनाना सिखाता है। दोनों के संगम में ही भाग्य की पूर्णता छिपी है। यही कहानी का सार है।
कर्तव्य का अनुशासन और प्रेम का सम्मान, यही सच्चा धन्य भाग्य है।